स्वागत है आपका आज तक पर। मेरा पहला प्रश्न आपसे है 57 सीट, बहुत जो 57 सीटें हैं उसी पर मेरा पहला प्रश्न है, और वो ये है कि 21 सीटें हैं जिसमें पूर्वांचल की 13, पिछली बार स्कोर था बीजेपी का 11 आउट ऑफ 13, और बिहार जहां पर 8 की 8 सीटों पर आपकी जीत हुई थी। ये माना जा रहा है कि ये जो 300-400 पार वाला आपका नारा है उसमें ये सीटें बहुत क्रूशियल हैं। क्या आपको लगता है कि पूर्वांचल में वो जीत दोहरा पाएंगे, और खास तौर पर क्योंकि पीएम की सीट वहां पर है, योगी जी की सीट गोरखपुर वहां पर है? पिछले 10 वर्षों में केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के सरकार में जो एक संपूर्ण परिवर्तन आया है विकास और प्रगति में, चाहे आप देखें पूर्वांचल एक्सप्रेस जो आज उस बहुत दूर दराज क्षेत्र को सीधे दिल्ली तक के क्षेत्र से जोड़ता है, चाहे आप देखें जो स्कूल्स कॉलेजेस की शुरुआत हुई है, काशी का जो एक भव्य रूप प्रधानमंत्री जी ने स्वयं बैठकर रेखांकित किया है, और चाहे आप देखें कि राम मंदिर की स्थापना वहां हुई है, तो चाहे आध्यात्मिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, अधोसंरचना के तौर पर एक न्याय का जो वातावरण आज उस क्षेत्र में पूर्ण रूप से स्तंभ की तरह स्थापित हो चुका है। मुझे पूरा विश्वास है कि पिछले बार हमें 21 सीटों में से 19 सीटें मिली थी, इस बार 21 में से 21 सीटें उस क्षेत्र में हमें पूर्ण रूप से जनता का आशीर्वाद उन सीटों पर प्रदान होगा। अब आते हैं सिंधिया साहब कन्याकुमारी, वहां लिए चलती हूं आपको इससे पहले कि अन्य मुद्दों पर बात हो। प्रधानमंत्री कन्याकुमारी में ध्यान में लीन है, अब विपक्ष हमलावर है, वो कह रहा है कि ये वायलेशन है कोड ऑफ कंडक्ट का। कल वोटिंग हो रही है 57 सीटों पर और पीएम वोटर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जिसकी मनाही करता है चुनाव आयोग। एक तरीके से मग्न होंगे अध्यात्म की शक्ति के आधार पर उस मेडिटेशन रॉक पर जहां स्वामी विवेकानंद स्वयं उन्होंने तपस्या की थी और एक नया भारत का एक सपना देखा था, जिस तपस्या के पत्थर पर हमारे संस्कृति में लिखा गया था कि पार्वती जी भगवान शिव की आराधना कर रही थी। वहां जाके प्रधानमंत्री जी अगर आराधना करें और 24 घंटे का मौन व्रत रखकर अपने तपस्या में पूर्ण रूप से मग्न हो, उस पे भी कठिनाई अगर किसी दल को हो तो इससे ज्यादा दुखदायी बात क्या हो सकती है। ठीक है, अब आते हैं परफॉर्मेंस पर, क्योंकि अब तो नतीजों का दिन बहुत करीब आ रहा है। सिंधिया साहब, गुना सीट और आप भी चुनावी मैदान में हैं। मध्य प्रदेश पर जरा पहुंचते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश कई मायनों में बीजेपी की प्रयोगशाला रही है और लगातार प्रधानमंत्री को मध्य प्रदेश में बहुत समर्थन मिला है। कई लोग मानते हैं सैचुरेशन है, वहां से फिसलेंगे। आपको लग रहा है कि आप परफॉर्मेंस दोहरा पाएंगे? आज आपके चैनल पर मैं आपको दोबारा कहने जा रहा हूं कि इस चुनाव में 29 सीटें हैं मध्य प्रदेश में, और 29 की 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। लेकिन अब एक ओवरऑल व्यू पर आते हैं। 400 पार कौन से राज्यों में आपको फायदा हो रहा है? मतलब अगर 400 पार आप सोच रहे हैं, बीजेपी 370, तो ये जो लगभग 67 सीट्स का गैप है, कौन से स्टेट्स में आएगा? कौन से राज्यों में आपको लग रहा है कि आप इतना गेन करने वाले हैं और बाकियों में मेंटेन करने वाले हैं? देखिए, 303 का तो जायजा आपने ले लिया, लेकिन जो करीब 50-60 सीटों की आप बात कर रहे हैं, अगर आप उड़ीसा को देखें, आप दक्षिण भारत को देखें, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, केरल हो, कर्नाटक हो, इन सभी राज्यों में हमारी वृद्धि होगी। और केवल इन राज्यों में नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा राज्य भी, जहां पिछले बार हमारे 62 या 63 सीट आई थीं 80 में से, उत्तर प्रदेश में भी हमारी वृद्धि होगी, ये मेरा अनुमान है। और मैं इस बात से पूरी तरह से, इस पर मेरा विश्वास है
कि इस बार 370 पार भाजपा और 400 पार एनडीए, जरूर उस मुकाम हम हासिल करेंगे। ठीक है, चलिए 4 जून को यह भी देख लिया जाएगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि झूठ के आधार पर हवाई बातें हैं। प्रियंका वाड्रा गांधी ये कह रही हैं कि 200 सीटें आएंगी बीजेपी की अगर ईवीएम को वो टैंपर नहीं करते हैं, ईवीएम को सही तरीके से काम कराते हैं। तो इनकी बात पर आपका जवाब? देखिए, शायद मैं किसी व्यक्तिगत टिप्पणी पर मैं टिप्पणी कभी नहीं करता अंजना जी, आप मुझे भी 15 साल से आप स्वयं जानती हैं, पर शायद कुछ लोग अपने आप को ज्योतिष मानते हों, मैं उनके साथ बहस नहीं करना चाहता। लेकिन मध्य प्रदेश के चुनाव में भी, राजस्थान के चुनाव में भी, छत्तीसगढ़ के चुनाव में भी इन्हीं लोगों ने बहुत कुछ भविष्यवाणी की थी, और असलियत क्या निकला वो भी आपके टेलीविजन चैनल पर रिकॉर्ड किया गया है, इनका बयान भी और असलियत भी। और उस समय में आपको याद होगा जो मैंने भी आपसे कहा था कि चुनाव के नतीजे आने दीजिएगा और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और जहां तक ईवीएम्स की बात की गई, तो टैंपरिंग हरियाणा के चुनाव में हुआ था क्या? टैंपरिंग कर्नाटक के चुनाव में, हरियाणा नहीं, हिमाचल के चुनाव में हुआ था क्या? कर्नाटक के चुनाव में हुआ था क्या? हाँ, तेलंगाना के चुनाव में हुआ था क्या? तो चट भी मेरी और पट भी मेरी, ये इस देश में स्वीकार नहीं है। मैं जीतूं तो ईवीएम हीरो, मैं हारूं तो ईवीएम जीरो। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक चिट्ठी लिखी है जिसमें वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की गरिमा को गिराया है। उनकी इस चिट्ठी पर आपका क्या कहना है? कांग्रेस ने सदैव, और इंडिया गठबंधन, इंडी गठबंधन ने, या मैं कहूं ठगबंधन ने, सदैव तुष्टीकरण की नीति अपनाई है। कर्नाटक में क्या किया गया? अल्पसंख्यकों को, मुस्लिम समुदाय को रिजर्वेशन दिया गया जाति के, धर्म के आधार पर। अभी ममता बनर्जी जी ने वेस्ट बंगाल में क्या किया? वही किया। हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, रद्द करना पड़ा उसे। बाबा साहब अंबेडकर की ये लोग बात करते हैं, जिन लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव में हराया, कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव में हराया था, वे संविधान और बाबा साहब अंबेडकर की बात करते हैं। जिन लोगों ने इस देश में आपातकाल लागू किया, वो संविधान की बात करते हैं। जो लोग शीशे के घर में रहते हैं, उन्हें पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। दिलचस्प है आपका जवाब मनमोहन सिंह जी की चिट्ठी पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्योतिरादित्य जी, और यही उम्मीद करेंगे कि 4 जून को जब नतीजे आए तब आपका इंटरव्यू जरूर मिले। उस दिन देखेंगे कि एमपी की 29 सीटों पर क्या असर रहता है, क्या देश भर के नतीजे रहते हैं। बहुत धन्यवाद आपका आज तक से बातचीत करने के लिए, सिंधिया साहब।